तो दोस्तों आखिरकार बड़े दिन के इंतजार के बाद अगेंस्ट दी गॉड का सीजन 2 रिलीज हो चुका है, जिसको हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। सीजन 2 बहुत ज्यादा कमाल का होगा, जो कि उम्मीद है कि आपको पसंद आने ही वाला है। तो सीजन 2 को शुरू करने से पहले मैं सीजन 1 का छोटा सा इंट्रो आपको दे देता ताकि आपको आसानी से सीजन 2 समझ में आ जाए। तो कहानी है ये युनची नाम के एक बंदे की, जिसकी पास्ट लाइफ में वो बहुत ज्यादा कमाल का जीनियस हुआ करता था, लेकिन वो एक हादसे की वजह से मारा जाता है। इस वजह से उसकी जो पावर होती है ना, उसके नए लाइफ वाले बंदे के अंदर चली जाती है, जिसका नाम था शियाओजी। पर जब उसको पता चलता है कि उसके पास उसके पिछले लाइफ की पावर आ चुकी है, तब वो अपनी असली पहचान समझ पाता है। लोग उसको लूजर समझते थे कि ये शियाओजी तो किसी काम का नहीं है, लेकिन जब उसको उसके पिछले लाइफ की पावर मिलती है ना, वो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। युनची का सफर उसको कमजोर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने पे था, ताकि जो लोग उसकी बेइज्जती की हैं वो उन सभी को सबक सिखा सके और अपने फैमिली वालों को प्रोटेक्ट कर सके। युनची के पास वो हेवनली पॉइजन पर्ल है, जो कि उसको पॉइजन का एक्सपर्ट बनाता है। मतलब कि दुनिया के किसी भी तरह का पॉइजन का हल ना वो आसानी से निकाल सकता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर उसके पास इविल गॉड का ना ब्लड ड्रॉप भी है। मतलब युनची के अंदर इविल गॉड की पावर है। हालांकि वो उसके पीक पर नहीं है, लेकिन जितनी भी है ना, वो धूम मचाने के लिए काफी है। और उसके इस कल्टीवेशन के सफर में उसका साथ देती है जैस्मिन नाम की वो छोटी सी एंजल। एंजल कह रहे हैं या उसको कुछ भी कह ले, वो आप कह सकते हैं, लेकिन वो रहती है युनची के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर और उसको हमेशा कल्टीवेशन के सफर में गाइड करती है। उसने यहाँ पर इविल गॉड की पावर युनची को दी थी। युनची की बात की जाए तो उसकी ना शादी सबसे पहली वाली हो चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लड़की से हुई थी, जिसका नाम किन्युई था। लेकिन ये शादी एक समझौते के हिसाब से हुई थी, जहाँ किन्युई सिर्फ इस शादी को फॉर्मेलिटी मानती है। युनची के पास ना फिनिक्स गॉड की पावर है और उसी के साथ साथ ब्लू ड्रैगन की पावर है, जिसको उसने सीजन 1 के अंदर कल्टीवेशन के दौरान ही हासिल किया था। इस सफर में युनची को एक और लड़की मिली थी, जिसको लिटिल फेरी कहा जाता है, और ये ना एक बार बहुत खतरनाक बीस्ट से मुकाबला कर रही थी, तो उसके अंदर पॉइजन चला गया था। तब यहाँ पर युनची ने अपनी ठरकी अदाओं का इस्तेमाल करते हुए लिटिल फेरी को ठीक किया और उसने उसके साथ एक कनेक्शन बना लिया। अब युनची से बड़ा ठरकी तो कोई होगा नहीं, इस वजह से उसने उसके साथ दोस्ती बनाई और यहाँ तक कि उसके साथ कांड भी बिठा चुका है। एक तो पत्नी हो गई, दूसरी लिटिल फेरी हो गई जिसके साथ कांड बिठाया, तीसरी एक और लड़की है जिसको वो अपनी पत्नी बनाने के चक्कर में है, जो कि इंपीरियल सिटी की प्रिंसेस ज़ूरो लान। युनची का मकसद है कि वो आगे चलकर ना इविल गॉड बने, इविल गॉड की पूरी हासिल जो पावर है उसको कर पाए और दुनिया को दिखा पाए कि असल में युनची है क्या चीज, किस चीज का नाम है युनची। तो अब यहाँ से ना सीजन 1 शुरू होता है, मतलब सीजन 2 शुरू होता है। तो सीजन 1 के एंड में हम लोगों ने देखा था ना कि एक रैंकिंग कंपटीशन चल रहा था और उसमें जो भी टॉप 10 की पोजीशन हासिल करेगा उसको एक सीक्रेट रैम के अंदर जाने का मौका मिलेगा, जहाँ पर बेशकीमती ट्रेजर मौजूद है। तो उसको फर्स्ट रैंकिंग से तो अपने युनची ने ही कंप्लीट किया था। तो सीजन 2 की शुरुआत उसी कंपटीशन के 5 दिन के बाद के सीन से होती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसी सीक्रेट रैम का सीन, जहाँ पर युनची आगे बढ़ा था और उसके सामने किन्युई होती है। युनची उससे कहता था कि यार किन्युई रुक जाओ, मैं अब और नहीं चल पाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तो किन्युई कहती कि हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जो चोटें थी ना वो अभी तक की पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, लेकिन हम ऐसे नहीं रुक सकते, हमें आगे बढ़ना ही होगा। तभी युनची को ना ऐसा महसूस होने लगता है कि इस सीक्रेट रैम के अंदर कुछ तो ऐसा है जो उसको अपने पास बुला रहा है। युनची हैरान कि मैं तो यहाँ पर पहली बार आया, तो ऐसी क्या चीज हो सकती है जो मुझे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही है, मुझे उस चीज को देखने के लिए जाना चाहिए। वो किन्युई से पूछने लग जाते हैं कि किन्युई तुम्हें लगता है क्या कि इस जगह पर कोई बहुत ही ज्यादा कमाल का ट्रेजर होगा, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला, जो कि मुझे यहाँ पर अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें ऐसा डाउट लगता है क्या? तो किन्युई कहती है कि यहाँ पर अनगिनत ट्रेजर है, ये इंसान के किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस ट्रेजर को हासिल कर पाता है या नहीं कर पाता है। ट्रेजर के मामले में कोई कमी नहीं है, बस तुम्हें अपनी किस्मत आजमानी पड़ेगी। और जहाँ तक कि मैंने सुना है कि यहाँ का जो सबसे कमाल का ट्रेजर है ना, वो है एक एम्परर हार्ट लोटस। कोई लोटस है जो कि किसी एम्परर के ना हार्ट से बना हुआ है। वो एक हेवन डिफाइंग ट्रेजर है, मतलब उसके जरिए ना हेवन के खिलाफ भी जाया जा सकता है और इस तरह की चीजें इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करता है। पर दिक्कत ये है कि आज तक के लोगों ने सिर्फ उसके बारे में सुना है, किसी ने अपनी आंखों से उसको देखा नहीं। कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पर वो चीज मौजूद भी है या फिर नहीं है, लेकिन अगर वो चीज मौजूद है ना तो वो बहुत कमाल की चीज है। तो युनची कहने लग जाता है कि अरे वो सब छोड़ो, मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि आज हम कमाल की डिस्कवरी करने वाले हैं, हमें वो पक्का लोटस मिलेगा। तो जहाँ मेरी फीलिंग जा रही है ना, हमें वहीं चलना चाहिए, क्या पता वहीं पे वो लोटस रखा हो। तो वो लोग उसी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। किन्युई भी इसके साथ जा रही होती है और आगे बढ़ते हुए ये लोग ना सीक्रेट रैम के कोर के पास आकर पहुंच चुके थे। यहाँ पर खाली बर्फ ही बर्फ होता है, धुआं ही धुआं होता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि असल में यहाँ पर है क्या चीज। बस वो लोग ऐसे ही आगे बढ़ते हुए जा रहे थे और आगे बढ़ते हुए वो लोग किसी मैदान जैसी जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर चारों तरफ से पहाड़ ही पहाड़ थे। यहाँ पर आने के बाद युनची की जो फीलिंग थी ना वो और ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो अपनी फीलिंग का पीछा करते हुए उस ओर जाने लग गया था। क्या पता वहां पर उसको वो लोटस मिल जाए। तो काफी दूर आने के बाद वो एक जगह पर रुक जाता है और जैसे वो रुका है ना, उसको जमीन पे एक छोटा
सा फुल नजर आता है। उसको लगता है कि क्या पता यही वो लोटस होगा, तो वो किन्वी से कहने लग जाता है कि किन्वी तुम्हें पता है क्या वो एम्परर हार्ट लोटस जो है ना वो कैसा दिखता है, हल्की फुल्की उसकी झलक मालूम है तो क्या तुम्हें। तो किन्वी कहने लग जाती कि जहाँ कि मैंने किताबों में पढ़ा है ना वो लोटस थोड़ा सा बड़ा होता है नॉर्मल से, उसके चारों तरफ ब्लू लाइट निकलती है और उसके बीच से गोल्डन लाइट बाहर निकल रही होती है। तो ये देखते साथ ही यूंजी समझ जाता है कि हाँ जिस चीज को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ ना यही वो एम्परर हार्ट लोटस है, बड़ी आसानी से मुझे ये मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। तो पूरा जमीन खोद करना उस लोटस को बाहर निकाल लेता है और कहना चाहता है किन्वी से कि तुम्हें लगता है कि ये वही एम्परर हार्ट लोटस होगा क्योंकि जैसे तुमने बताया है उससे बराबर मैच करता है। तो किन्वी कहने लग जाती कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, रिकॉर्ड के हिसाब से इसकी हर एक चीज उससे मैच करती है। तो ये तो बहुत कमाल की बात हो गई कि हमें आते साथ ही यहाँ पर एम्परर हार्ट लोटस मिल गया। यूंजी कहना चाहते कि मेरे तो हेवनली पर्ल ने यहाँ पर मेरी हेल्प की इस लोटस को ढूंढने के लिए, वरना कभी जिंदगी में हमें ये नहीं मिलता। तो यूंजी अब यहाँ पर ना उस लोटस को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर जैसे वो उसको बाहर निकाल रहा था हम देख पाते हैं कि किस तरह का बीस्ट वो जाग चुका है। यहीं पे वो बीस्ट रहता था वो भड़क गया कि आखिर किसने हिम्मत की उस लोटस को बाहर निकालने की। बीस्ट के जागते साथ ही यहाँ का पूरा मौसम जो होता है ना वो बदल जाता है। यहाँ का मौसम बदला था, तूफान आने लग गई थी और आंधी आने लग गई थी, जिसके बाद देखते ही देखते जमीन भी फटना शुरू हो जाती है। ये दोनों को नहीं समझ में आ रहा था कि असल में यहाँ पर हो क्या रहा है। तब हम देख पाते हैं कि जमीन के अंदर से एक बहुत ही भयंकर बीस्ट बाहर निकल कर आया और यही बीस्ट था जो कि यहाँ पर गार्डियन करता था उसी लोटस की। इसका नाम होता है तियानची बीस्ट और ये प्रोफाउंड मैस्टिक रेल्म का बीस्ट है जो अब यहाँ पर आ चुका था यूंची को मारने के लिए। यूंची तुरंत अपनी वही हेवनली स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उसके जरिए वो यहाँ पर उस बीस्ट से फाइट करने लग गया था। वो एक ही अटैक के अंदर बीस्ट के हाथ को काट देता है, लेकिन बीस्ट ने फिर से अपने हाथ को जोड़ लिया था और उसके बाद एक बार फिर से वो यूंची से फाइट करने जा चुका था। यूंची और उस बीस्ट के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो जाता है। यूंची किन्वी से कहता है कि किन्वी हमें लगता है कि हम इस बीस्ट का मुकाबला कर पाएंगे, ये बहुत भयंकर है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन बीस्ट उनको नहीं छोड़ने वाला था, वो उनके पीछे ही पड़ जाता है और किसी भी हालत में वो उनको मारना चाह रहा था। यूंची अपनी पावर का यूज करते हुए उस बीस्ट को रोकने में लगा होता है। किन्वी भी इसको साथ देती है, उसको घसीट कर वहाँ से ले जाने लग गई थी ताकि यूंची को भी कुछ चोट ना लग जाए, लेकिन वो जो बीस्ट होता है ना वो उनको छोड़ने वाला नहीं था। वो अब यहाँ पर किन्वी के पीछे पड़ जाता है तो किन्वी भी अपनी आइस एलिमेंट की पावर का यूज करती है। अब उसके पास खास पावर तो उसकी आइस की है ना, तो उसके जरिए वो उस बीस्ट के अटैक से आपको बचाती और उसके ऊपर अटैक भी करती, लेकिन थोड़ी टाइम के अंदर ही वो बीस्ट उसके ऊपर भारी पड़ने लग जाता है। अगर कुछ नहीं किया गया तो यहाँ पर किन्वी की जान तक जा सकती है। तो ये देखकर यूंची जल्दी से बीच में आता है और किन्वी को यहाँ पर बचा लेता है। वो उसको गोद में उठाते हुए साइड में ले जा चुका था ताकि किन्वी को चोट ना लगे। और इसके बाद यहाँ पर जो यूंची होता है ना वो स्टार गॉड की पावर को यूज करता है। उसके पास स्टार गॉड की भी पावर है जो उसको ना बहुत ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ने में हेल्प करती है। तो उसी पावर का यूज करते हुए वो किन्वी को लेकर वहां से भागना शुरू कर चुका था। बीस्ट उसके पीछे पड़ा होता है, लेकिन यहाँ यूंची उस किन्वी को लेकर आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ते में किन्वी बताने लग जाती है यूंची को कि तुम्हें पता है ये जो लोटस है ना, मैंने सुना है कि लोटस किसी भी ऐसे बंदे को जिसके पास कल्टीवेशन पावर भी नहीं है ना, उसको भी अर्थ फेस मैस्टिज्म लेवल पे पहुंचा सकता है, वो भी एक पल के अंदर। और उसकी ही ये गार्डियन करता है बीस्ट। अगर कोई भी उसको लेने की कोशिश करता है तो ये बीस्ट उसको छोड़ता नहीं। इसी वजह से वो बीस्ट हमारे पीछे पड़ गया, इसलिए हमें बिना उस लोटस के ना यहाँ से जाना नहीं चाहिए। तो यूंची कहता है कि ठीक है तुम यहाँ से जाओ, मैं इस बीस्ट का ध्यान भटकाता हूँ और वो लोटस हासिल करने की कोशिश करूंगा। अब मेहनत करके यहाँ पर आए हैं तो खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, इसलिए वो वापस से चला जाता है उसी बीस्ट से फाइट करने के लिए। और वो किन्वी को पीछे ही छोड़ चुका था, वो उसके ऊपर अटैक करता है और उसके अटैक से बचने की कोशिश भी करता है, पर बीस्ट तो पगला गया था, वो रुकने वाला नहीं था। उसको किसी भी हालत में यूंजी की जान चाहिए थी कि आखिर उसने हिम्मत कैसे की उस लोटस को हासिल करने की। किन्वी भी यहाँ पर आ जाती है और वो दोनों यहाँ पर एक बार फिर से मिलकर उस बीस्ट का ध्यान भटकाते हुए उस लोटस को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। यूंची बीस्ट से कहने लग जाते कि देख तू प्रोफाउंड रेल्म का मैस्टिक बीस्ट हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टार गॉड की पावर के सामने तू बहुत स्लो है। मैं बहुत आसानी से तेरे हर अटैक से बच सकता हूँ, देखा तूने मेरे पर एक भी अटैक नहीं कर पाया और मैंने तेरी वाट लगा दी। तो इसके बाद वो तुरंत ही चला जाता है उसी लोटस को हासिल करने के लिए। जैसे वो लोटस ले रहा था ना, वहाँ पर जैस्मिन आ जाती है, वही बंदी जो कि यूंची की स्पेशल वर्ल्ड के अंदर रहती है। वो यूंची से कहने लग जाती कि यूंची तुम पागल हो गया, तुम किन्वी के लिए ना अपनी जान खतरे में डाल रहा है, तुमको प्यार ने अंधा कर दिया, तुम उसके लिए इतनी बड़ी मुसीबत क्यों मोल ले रहे हो, छोड़ो ये सारी चीजें और भाग जाओ यहाँ से। लेकिन यूंची कहते हैं कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपने आप को ये बचाऊंगा, ये लोटस भी लेकर जाऊंगा। तो वो तुरंत लोटस निकाल लेता है और ये होते साथ ही अब तो वो बीस्ट और ज्यादा बौखला गया था कि अब मैं इस यूंची को नहीं छोड़ूंगा, इसने लोटस ले लिया है तो अब मुझे मर जाऊं मैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसको मार कर रहूंगा। तो पहले से भी खतरनाक अटैक करने लग गया था। यूंची और किन्वी दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो उनको भागने दे ही नहीं रहा था। वो अपना जिसके अंदर सांस लेता ना
ना सब कुछ उसके मुंह के अंदर जाने लग जाता है। किन्युई और युनची दोनों उसके मुंह के अंदर ही जाने वाले थे। युनची यहाँ पर किन्युई को पकड़ने की कोशिश करता है ताकि वो फिसल कर उसके मुंह में ना चली जाए। और इसके बाद यहाँ पर युनची ने अपने इविल गॉड की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। वो इविल गॉड की पावर का यूज करते हुए खुद को और किन्युई को एक प्रोटेक्शन बैरियर के अंदर डाल लेता है। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये दोनों उसी बीस्ट के मुंह के अंदर जा चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पर 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम युनची को एक कमरे के अंदर देख पाते हैं और 3 दिन बाद जाकर उसको होश आया था। ये कमरे के अंदर आने के बाद युनची हैरान रहता है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया, मैं तो बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ, 3 दिन हो गए मुझे लेटे हुए और मुझे तो लग रहा था कि मैं उस बीस्ट के मुंह में जा चुका, पर मैं यहाँ पर कैसे आया। जैस्मिन युनची से कहना चाहती कि तुम बड़े वाले बेवकूफ हो, खाली तुमने इस छोटे से लोटस को लेने के लिए अपनी इतनी जान खतरे में डाल दी कि तुम मरने वाले थे। आखिर तुम इतनी जल्दी अपनी जान खतरे में क्यों डाल देते हो। तो युनची कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है कि मेरी लिमिट कहाँ पर एंड होती है और जब तक मेरी लिमिट एंड नहीं होती तब तक मैं पीछे नहीं हटने वाला। वैसे मैं तो तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ कि तुमने जो मुझे वो बुद्धा टेक्निक सिखाई थी ना, उसकी वजह से 3 दिन के अंदर ही मैं पूरी तरह से रिकवर हो गया। ऐसा लग रहा है कि कभी मुझे कोई चोट लगी ही नहीं थी, कितनी कमाल की टेक्निक थी वो तुम्हारी वाली। तो जैस्मिन कहना चाहती कि तुमको सच में लगता है कि तुमने जो बुद्धा टेक्निक का सिर्फ अभी 2nd लेवल ब्रेक थ्रू किया है और वो इतना कमाल का होगा कि 3 दिन के अंदर तुम्हारी सारी चोटों को ठीक कर दे। तो युनची कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मुझे ठीक करने में किसी और ने भी साथ दिया है क्या, तो मेरी कौन हेल्प कर सकता है इतना ज्यादा खुद को रिकवर करने में, जिस वजह से मैं पूरा ठीक महसूस कर पा रहा हूँ। तो ये सुनने के बाद जैस्मिन जो थी वो कहने लग जाती कि पिछले 3 दिन से कोई यहाँ पर आता था और तुम्हारी 24 घंटा देखभाल करता था फिर चला जाता था। तुम्हें ठीक करने में उसने अपनी मैस्टिक पावर को बहुत ज्यादा खत्म कर दिया। सारी मैस्टिक पावर देकर उसने तुम्हें ठीक किया है, वरना अब तक तो तुम यहाँ पर मर गए होते। तभी वापस से वहाँ पर कोई आने लग जाता है। इस वजह से युनची जो होता है ना बेहोश होने का नाटक करता है ताकि देख सके कि कौन उसको ठीक करने के लिए आता है। तो जैसे वो खुद को बेहोश करता है ना, हम देख पाते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आई है और ये लड़की कोई और नहीं, ये तो अपनी लिटिल फेरी थी और यही यहाँ पर युनची का 3 दिन से ख्याल रख रही थी। उसको लग रहा था कि युनची बेहोश है। अंदर से तो युनची को डर लग रहा था कि कहीं यहाँ पर आकर मुझे मारेगी तो नहीं ना, जब इसने देख लिया कि मैं होश में और नाटक कर रहा हूँ तो, क्योंकि ये बहुत गुस्से वाली लड़की है। लेकिन ये बात अच्छी है कि इसने 3 दिन तक मेरा ख्याल रखा है, वरना तो अब तक कि मैं मर गया होता। यहाँ पर फिर से लिटिल फेरी युनची को ठीक करने में लगी होती ताकि युनची अपने आप को रिकवर कर सके। जैस्मिन बता रही थी कि उसने अपनी बहुत ज्यादा मैस्टिकल पावर को तुम्हारे अंदर डाला है, तभी जाकर तुम्हारे अंदर जान आई है, वरना तुम 3 दिन पहले ही मर गए होते। तो युनची भी कहने लग जाती कि यार सच में लड़कियों को ना समझ पाना मतलब किसी के बस की बात ही नहीं है। कभी ये इतना ज्यादा गुस्से में रहती है, कभी इतना ज्यादा प्यार दिखाती है, समझ नहीं आता कि इसका मूड कैसा चल रहा है। तो अब जाकर युनची जो होता है ना वो होश में आ जाता है। जैसे वो होश में आया था, यहाँ पर वो लिटिल फेरी देखकर साइड हो जाती है कि तुम्हें होश आ गया ना, चलो ठीक है अब मेरा काम हो गया। तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर डेली आना पड़ा था और मैं यहाँ पर इसलिए आ रही थी क्योंकि मेरी मास्टर ने मुझे ये ऑर्डर दिया था। तुम गए थे किन्युई को बचाने के लिए और उसको बचाते हुए तुमने बहुत ज्यादा चोट खाई है, तो मास्टर ने ऑर्डर दिया कि मैं तुम्हें यहाँ पर आकर ठीक करूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। क्योंकि किन्युई और लिटिल फेरी तो दोनों एक ही सेक्ट से आता है ना, इस वजह से वो आई थी। लिटिल फेरी कहती कि अब तुम यहाँ पर ठीक हो चुके हो तो मुझे यहाँ पर और ज्यादा रहकर मतलब नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो युनची कहता है कि लिटिल फेरी मेरी बात तो सुनो एक बार। तो लिटिल फेरी कहती कि देखो तुम मुझे लिटिल फेरी मत कहो, मेरा नाम लिटिल फेरी नहीं है, मेरा नाम चू यू चैन है, तुम मुझे मिस चू कहकर बुला सकते हो। तो ये देखकर युनची वापस से नाटक करने लग जाता है। वो खांसता है, खांसते हुए लिटिल फेरी से कहता है कि लिटिल फेरी मुझे देखो मुझे क्या हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर लिटिल फेरी इसको चेक करती ना, उसको पता चलता है कि ये तो नाटक कर रहा था। वो उससे कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने मेरे सामने नाटक करने की कोशिश की। वो एक ही अटैक देकर मारती है कि युनची सीधा दीवार से जाकर टकरा जाता है। युनची कहता है कि अरे नहीं मेरे से गलती हुई, मेरे को तो अचानक में खांसी हो गई थी, तुमने इसको ज्यादा सीरियस समझ लिया, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तुम ऐसे अकेले मुझे छोड़कर जा रही थी, इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगा, तो सोचा तुम्हें एक बार फिर से बुला लो अपने पास, तुम मुझसे इतनी ज्यादा गुस्सा क्यों हो। तो लिटिल फेरी कहती है कि देखो जो हमारे बीच वो सब हो गया था ना, वो सिर्फ एक मिस्टेक थी। उस टाइम सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि हमें वो करना पड़ा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ चल रहा है इसलिए मैं तुमसे गुस्सा हूँ। तो तुम भी वो बात को भुला दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, मैं भी उसको भुला चुकी हूँ। तो युनची कहता है कि अरे मैं कैसे इतनी प्यारी वाली फीलिंग को भुला दूं, वो तो बहुत अच्छी याद है। तो लिटिल फेरी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि देखो तुम उसको भुलाओ, वरना मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसकर उस मेमोरी को डिलीट कर दूंगी, क्योंकि अब जो मैं यहाँ से जा रही हूँ ना उसके बाद हमारी कभी भी मुलाकात नहीं होने वाली है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जा चुकी थी। जैसे वो वहाँ से जाती है, हम देख पाते हैं कि वहाँ पर ज़ूरो लान आकर पहुंच चुकी है और यहाँ पर वो युनची के लिए खाना वगैरह लेकर आई हुई थी। यहाँ पर वो युनची को होश में देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तो युनची भी ऐसे कहना चाहती है कि मेरी फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें टेंशन में डाल दिया ना, 3 दिन से बेहोश पड़ा था तो, लेकिन अब मैं ठीक हो गया तो मेरी टेंशन मत लेना। वहाँ पर ज़ूरो लान उससे कहने लग जाती है कि युनची तुम्हें पता है तुमने अभी रैंकिंग बैटल के अंदर फर्स्ट रैंकिंग हासिल की है ना, और अभी तक के यहाँ पर सीक्रेट रेल्म के अंदर जाने का सफर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वो जो स्काई बर्निंग सेक्ट वाले हैं वो तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं कि एक बार जब तुम जाओगे ना सीक्रेट रेल्म के अंदर, तो वहाँ पर जाने के बाद वो लोग तुम्हारी जान लेने की कोशिश करेंगे, तो उनसे जरा सा संभल के ही रहना तुम। तो युनची कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने सारी चीजों का बंदोबस्त
बंदोबस्त कर लिया, मैं देखता हूँ कि कौन दुश्मन मुझे मारने के लिए आता है, मैं उसकी वाट लगा दूंगा। तो ये सुनकर तो वो ज़ोरो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि चलो अच्छी बात है कि तुमने सारी तैयारी पहले से की हुई है। तो इधर हम यहाँ पर देख पाते हैं लिटिल फेरी को, जब वो आगे बढ़ी थी ना इस कमरे से, तो वहाँ पर उसी इंपीरियल सिटी का वो मास्टर आकर पहुंच जाता है जिसके यूफेंग था। और जैसे वो लिटिल फेरी को देखता ना, वो उसे कहना चाहता है कि लिटिल फेरी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के अंदर कितनी बार गया तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारी एक झलक हासिल करने के लिए, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं दिखाई दी। आज तुम डायरेक्ट मेरे ही महल के अंदर आई हो, ये देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तो ये देखने के बाद लिटिल फेरी उससे कहती कि देखो तुम ना अपनी हद में रहो, तुम यहाँ के मास्टर हो, इसलिए मैं तुम्हारे पर अटैक नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम मुझे मजबूर करोगे तो मुझे अटैक करना पड़ेगा, इसलिए अच्छा बिहेव करो और चले जाओ यहाँ से। हम वहीं पर देख पाते कि वो जो यूफेंग है ना, उसकी बीवी जो है वहीं पर छुप कर सारी चीजें देख रही है। उसको गुस्सा आ जाता है कि उसका जो हस्बैंड है वो दूसरी लड़की के ऊपर लाइन क्यों मार रहा है। तो इतना कहने के बाद वो जो लिटिल फेरी थी वो वहाँ से गुस्से में ही सही जा चुकी थी। तो इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर जितने भी टॉप 10 रैंकिंग वाले बंदे थे ना, जिनको सीक्रेट रैल्म के अंदर जाने की परमिशन मिली थी, उन सभी को लाया जाता है और यहाँ पर सभी को एंट्री मिलने वाली थी सीक्रेट रैल्म के अंदर। तो इसका मतलब जो शुरुआत में हमने सीन देखा ना, जहाँ पर युनची और किन्वी बीच से फाइट कर रहे थे, उनको वो लोटस के बारे में पता चला था, सब कुछ जो था वो हो सकता है कि एक विजन होगा जो कि युनची बेहोश होने के बाद देख रहा था। रैंकिंग बैटल में वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था और बेहोश हो गया था ना, तो हो सकता है कि वो उसी टाइम वो सारे विजन देख रहा था कि वो सीक्रेट रैल्म के अंदर गया है, जबकि रियलिटी में वो अब जाने वाला है अंदर। तो मास्टर वगैरह जितने भी लोग थे ना, उनसे कहना चाहते हैं कि देखो हम यहाँ पर तुम्हें मैसेंजर जेट तो दे सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम सीक्रेट रैल्म के अंदर जाओगे ना तो वहाँ पर खतरे बहुत ज्यादा है। जब तक तुम हमको बुलाने की कोशिश करोगे तब तक तुम्हारी जान जा सकती है, इसलिए सीक्रेट रैल्म के अंदर तुम सभी अपने खुद के ऊपर डिपेंड हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तभी जाकर तुम सीक्रेट रैल्म के अंदर सर्वाइव कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। वहीं पर ना हम देख पाते हैं उसी फैन ज्यूचेन को, जो कि स्काई बर्निंग सेट का बंदा है और ये है युनची का सबसे बड़ा दुश्मन। उसी ने कहा था कि मैं सीक्रेट रैल्म के अंदर युनची को जान से मार डालूंगा। तो वो कहने लग जाते कि युनची कहाँ मार गया, वो अभी तक आया क्यों नहीं, वो नहीं आएगा तो मेरा तो प्लान चौपट हो जाएगा। तो बाकी लोग कहना चाहते कि हमें तो लगता है कि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था रैंकिंग कंपटीशन के अंदर, तो हो सकता है कि वो मर गया होगा या फिर उसकी जान बची होगी, तो वो यहाँ पर आने के लायक नहीं होगा, इस वजह से वो यहाँ नहीं आया। तो तुम उसकी फिक्र मत लो, हम सीक्रेट रैल्म के अंदर जाते हैं, वहां से कोई अच्छा ट्रेजर लेकर आएंगे और उसके बाद उस युनची को जान से मार डालेंगे, वो तो मरेगा ही हमारे हाथों। तो अब सबसे पहले बारी आती है इंपीरियल सिटी की, जिसके लिए यहाँ पर युनची ने कॉम्पिटिशन लड़ा था, लेकिन उसका नाम तो ले लिया जाता है, लेकिन युनची अभी तक आया ही नहीं था। तो लोग कहने जाते कि वो आने वाला नहीं है क्या, नंबर 1 रैंकिंग हासिल की थी, वो आएगा नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ। तभी वहाँ पर भागते हुए युनची आता, कहना चाहते कि अरे रुक जाओ, मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। थोड़ी सी देरी कर दी आने में, लेकिन मैं आऊंगा कैसे नहीं। आधे साथ ही वो यहाँ पर फैन ज्यूचेन को धक्का मारते हुए कहता कि बचकाने साइड होना यहाँ से। एकदम हीरो वाली एंट्री मारी थी युनची ने यहाँ पर, तो मजा ही आ गया देखकर। सभी लोग कहना चाहते कि अरे वाह युनची तुम ठीक हो गए हो, तुम यहाँ पर आने के लायक भी हो गई, तो कमाल की बात है। तो युनची कहता है कि अरे मुझे चोटें लगी थी, वो साइड करो, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जो मुझे सीक्रेट रैल्म के अंदर जाने का मौका मिल रहा है, तो मैं ये अपॉर्चुनिटी कैसे छोड़ सकता हूँ। युनची को अभी भी यहाँ पर खांसी वगैरह आ रही थी, उसकी तकलीफ थोड़ी अभी ज्यादा ही होती है। तो वो जो इंपीरियल सिटी के मास्टर थे वो कहने लग जाते कि देखो युनची तुम अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, तो अंदर जाने के बाद ना थोड़ा सा संभाल के रहना, देखना कि तुम्हें चोट ना लग जाए, बड़ी मुश्किल से तुम्हारी जान बची है, वापस इतनी जान को खतरे में मत डालना। लेकिन वो फैन ज्यूचेन जो था वो तो देखकर बड़ा खुश हो रहा था कि चलो ये तो अभी भी कमजोर है, इसको मारने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके बाद सारी की सारी फैमिली के जो बंदों ने अपनी रैंकिंग हासिल की थी ना टॉप 10 के अंदर, उन सभी को अंदर जाने का मौका मिल जाता है। वो सभी सीक्रेट रैल्म के अंदर आकर पहुंच चुके थे और जैसा युनची ने अपने विजन के अंदर देखा था, ठीक वैसे ही जगह होती है ये सीक्रेट रैल्म। हर तरफ बर्फ ही बर्फ था और कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा था। तो लोग कहना चाहते कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा हमें, सिर्फ बर्फ के अलावा इतनी ज्यादा ठंडी है और यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो हमारा यहाँ पर आने का फायदा क्या हुआ। ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ पर कुछ मिलेगा तो नहीं, लेकिन हम यहाँ पर इस ठंडी से ही मर जाएंगे। सभी की तो हालत खराब हो रही थी, लेकिन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस जहाँ से किन्युई आती है, जहाँ से लिटिल फेरी आती ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उनकी टेक्निक की आज से जुड़ी हुई है। तो वो बिंदास वहाँ पर खड़े होते, उनको बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही थी, उनको बल्कि अच्छा लग रहा था यहाँ पर। तो वो लोग तो ट्रेजर ढूंढने का काम भी शुरू कर देते, बाकी लोग अभी भी यहीं पे खड़े हुए थे। बाकी मास्टर वगैरह जो थे वो सभी अपने बंदों को समझाने लग जाते कि देखो इस सीक्रेट रैल्म के ना कोर की तरफ बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज्यादा ठंडी होती है, हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वहाँ पर एक बंदा भी होता है जो कि किन्वी से कहना चाहता है कि किन्वी क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी, मैं इससे पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ, तो मुझे इस जगह के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है, तो भी साथ रहोगी तो अच्छा हो जाएगा हम दोनों के लिए। तो किन्वी कहती है कि देखो तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैंने यहाँ पर डिसाइड किया है कि मैं अकेले ही इस जगह को एक्सप्लोर करूंगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तो बंदा कहता है कि ठीक है जैसे आपकी मर्जी, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो कोई बात नहीं, उम्मीद करता हूँ कि
कि अब अपना ख्याल रखेंगी और अब मैं यहाँ से चलता हूँ। युनजी का मन तो हो रहा था कि वो किन्युई के साथ जाए, लेकिन उसको पता था कि वो अभी उसके साथ नहीं जा सकता, वरना किन्युई को अच्छा नहीं लगेगा, वो गुस्सा हो जाएगी। इस वजह से वो अकेले ही वहाँ से आगे बढ़ने लग जाता है, जहाँ वो आगे बढ़ते हुए देख चुका था कि वो स्काई बर्निंग सेक्ट वाले उसके पीछे पड़ चुके हैं और उसको मारने की प्लानिंग में लगे हुए। वो जैस्मिन से कहता है कि जैस्मिन जरा बताना कि मेरे पीछे कितने लोग पड़े हैं। तो जैस्मिन कहती है कि टोटल 4 लोग को मैं सेंस कर पा रही हूँ जो तुम्हारे पीछे ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर युनजी कहते हैं कि सिर्फ 4 लोग हैं। ठीक है जैस्मिन, तुम ना चारों में से किसी एक को बंदे को संभाल लेना, बाकी को मैं भी संभाल लूंगा। करोगी ना इतना सा काम मेरे लिए? तो जैस्मिन कहती कि ठीक है मार दूंगी मैं, जिसको बोलो उसको मार डालूंगी मैं। और ये करने के बाद ना मुझे अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद को हेवनली पॉइजन पर्ल के साथ सील कर लूंगी ताकि मैं अपनी पावर को इंक्रीज कर सकूं। और उस टाइम ना तुम मेरा यूज नहीं कर पाओगे, मतलब मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आ पाऊंगी। तो उस टाइम तक कि तुम्हें खुद के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, जो करोगे तुम खुद के दम पर करोगे। तो युनजी कहते हैं कि अरे यार तुम तो मेन टाइम में मुझे धोखा देकर जा रही हो, मैं कैसे आगे की मुसीबत का अकेला मुकाबला कर पाऊंगा, तुम नहीं रहोगी तो। तुम्हें भी तो पॉइजन का असर जब बढ़ता है तो मैं तुम्हें डिटॉक्सिफाई करता हूँ, तुम्हारे अंदर से पॉइजन निकालता हूँ ना। तो जैस्मिन कहती कि अच्छा तुम मेरी हेल्प करते हो, जब से तो मैं ही तुम्हारी हेल्प करती हूँ, बताओ तुमने मेरे लिए क्या किया है? मैंने तो इतनी सारी चीजें तुम्हारे लिए की कि उसकी गिनती गिनने जाऊंगी तो दिन खत्म हो जाएगा। तो युनजी कहता है कि अरे यार ठीक है चली जाना, तुम सब लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं तो तुम भी चले जाना, क्या करूंगा मैं। और तभी वहां पर वो जो फैन जिवचेन होता है ना, वो आकर पहुंच जाता है, जो कि आया हुआ था युनजी की जान लेने के लिए और अपने साथी को भी लेके आया था जिसका नाम जुनबाई था। युनजी को यहाँ पर पता था कि ये लोग उसको मारने के लिए आए, लेकिन फिर भी वो उनसे कहना चाहते कि अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोग रास्ता भटक गए हो क्या, मेरे साथ ही ट्रेवल करना चाहते हो, जगह तो बहुत बड़ी है, चलो एक साथ ट्रेवल करते हैं। तो वो दोनों कहना चाहते कि हम यहाँ पर ट्रेवल तो करना चाहते हैं, लेकिन हम तुम्हें खाली भेजेंगे कोई खास जगह पर जहाँ से लौट कर आना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो युनजी कहते हैं कि अरे मुझे कहाँ पे भेजोगे तुम लोग, जरा बताओगे जगह के नाम। तो वो लोग कहते हैं कि नरक में भेजेंगे तुझे। इतना कहने के बाद वो सीधा युनजी के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके थे। युनजी भी उनके साथ फाइट करता है और यहाँ पर वो फाइट करने के बाद वो उनसे कह रहा था कि देखो तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो, हमारे बीच में कुछ हुआ है क्या, क्योंकि मैं तुमको ढंग से पहचानता भी नहीं हूँ। तो जिवचेन कहने लग जाते कि तूने मेरी बंदी को मुझसे चुरा लिया, जो कि वो जूर और लान थी, वो मेरे से ज्यादा तुझसे बातें करने लगी, तुझसे इंप्रेस हो चुकी है, तो तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे ऐसे छोड़ दूंगा। तो युनजी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मैंने तो यहाँ पर उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, उसको तो मैं पसंद आ गया हूँ, तुझे वो नहीं पसंद करती तेरी शक्ल देखकर, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर तो वहाँ पर जिवचेन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने यहाँ पर मुझे बदसूरत कहा, तेरे से ज्यादा फेमस मैं हूँ, तेरे से ज्यादा हैंडसम मैं हूँ, तेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं हूँ, तेरे से ज्यादा सब कुछ मेरे अंदर है, तो वो मुझसे ज्यादा तुझे क्यों पसंद करेगी, तू यहाँ पर बस मेरे रास्ते का रोड़ा बन रहा है, इसलिए मैं तुझे मार डालूंगा। तो ये सुनने के बाद वो युनजी जो होता है वो अपनी फिनिक्स गॉड की पावर को यूज करता है और उसके जरिए वो यहाँ पर उन दोनों के ऊपर अटैक करने लग गया था। वो उससे कहता है कि तुम दोनों की हरकत की वजह से आखिर तुम्हें कौन पसंद करेगा, बिल्कुल घटिया हरकत है तुम्हारी, कोई लड़की तुम्हें पसंद नहीं करने वाली, तो लान के बारे में तो छोड़ ही दो। तो ये सुनने के बाद तो वो लोग और ज्यादा युनजी के ऊपर अटैक करने लग गए थे। वो भी अपनी हेवनली स्वॉर्ड को यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक करता है। तो वो दोनों कहना चाहते कि देखो बस बहुत हो गया हमारा यहाँ पर छोटा मोटा नाटक, अब हम यहाँ पर अपने फुल पोटेंशियल को यूज करते हुए इसकी जान लेंगे और नहीं खींचना हमें इस फाइट को। तो वो लोग यहाँ पर अपनी और ज्यादा खतरनाक पावर को यूज करते हैं और उसके साथ वो सीधा जा चुके थे युनजी के ऊपर अटैक करने के लिए। तो युनजी भी तुरंत अपनी हेवनली स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करता है और उसके जरिए एक बहुत ही ब्रूटल स्लैश अटैक देकर मार देता है उन दोनों के ऊपर, जिस वजह से एक बंदा दूर जाकर फेंका चुका था और उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। दूसरे बंदा जो जिवचेन होता है उसके सामने युनजी आकर खड़ा हो जाता है और कहना चाहता है कि बता ब्रो, कुछ कहना था क्या तेरे को, कुछ कहने वाला था तू। जिस पहले बंदे को युनजी ने मारा था ना, वो समझ चुका था कि युनजी अब ना पूरी तरह से ठीक हो चुका है, लग रहा था कि उसको चोट लगी है, वो रिकवर नहीं हो पाया होगा, तो ये पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। इसी वजह से वो इतना ब्रूटल अटैक यहाँ पर कर पाया। तो ये देखने के बाद तो दोनों की हालत खराब हो जाती है। उन लोगों को लग रहा था कि युनजी अभी तक रिकवर नहीं हुआ तो वो लोग उसको आसानी से मार देंगे, पर जब वो रिकवर हो चुका है तो वो उनकी वाट लगा देगा। इसी वजह से वो दोनों डर चुके थे। तो युनजी कहने लग जाते कि अरे यार मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था कि मैं यहाँ पर ठीक नहीं हुआ और मैंने एंट्री के पास जानबूझ के खांसी की थी, क्योंकि मुझे पता था कि तुम लोग बेवकूफ कहीं के मेरे चाल में आसानी से फंस जाओगे। और देखो बिना मेहनत के तुम मेरे चाल में फंस गए थे। तुमको लगता है कि तुम जैसे बेवकूफ को कोई पसंद करेगा, तुम्हारे को तो दिमाग ही नहीं है, ना पावर है ना दिमाग है, कुछ भी नहीं है तुम लोगों के पास। तो इसके बाद यहाँ पर युनजी उन लोगों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग कहना चाहते कि देखो हमारे ग्रैंड एल्डर ने ना हम लोगों के ऊपर सोल मार्क डाल कर रखा है, अगर हम मरे तो हमारे ग्रैंड एल्डर को पता चल जाएगा कि तुमने हमें मारा है, और अगर उनको पता चला तो वो तुम्हें पाताल से भी खोद कर बाहर निकालेंगे और तेरी जान ले लेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि तू उस जिवचेन को मत मार। लेकिन युनजी नहीं रोकने वाला, तो वो उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन दूसरा बंदा कहना चाहता है कि देख अभी भी वार्निंग दे रहा हूँ, अपने कदम पीछे कर ले, लेकिन अगर तूने ये किया ना तो बिल्कुल तू अपनी मौत को दावत देगा, पूरा स्काई बर्निंग सेक्ट तेरी जान लेने के लिए तैयार हो जाएगा। तो युनजी कहता है कि अबे बचकान है, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे सेक्ट से डरता हूँ, तेरे सेक्ट के कोई लोग आएंगे मुझे मारेंगे और मैं एकदम बिल्ली की तरह डर के बैठ
जाऊंगा। तो जैसे यहाँ पर वो उसको मारने वाला था ना, वो लोग कहना चाहते कि मास्टर मू आप कहाँ पर छुप गए, जल्दी आइए और इस यूनची को मारिए। तब ये देखते साथ ही वहाँ पर ना इनकी ही स्काई बर्निंग सेट का एक मास्टर आ जाता है जिसका नाम था मास्टर मूलिन, और वो आते साथ ही सीधा यूनची के ऊपर अटैक करने लग गया था। वो साथ में लेकर आया था अपने 2 और मास्टर को। तो ये तीनों के तीनों लोग यहाँ पर आकर पहुंच चुके थे, और यहाँ पर आने के बाद उन लोगों को सेंस होने लग जाता है कि उनके जो दोनों बंदे हैं ना, जियोजेन और दूसरा वो जियोबाई, उन दोनों के पे बहुत बड़ा खतरा आया और उनकी जान खतरे में है। वहाँ पर वो ग्रैंड लीडर भी होता है जो कि कहने लग जाता है कि मुझे लगता है ना कि जियो भी मर चुका है। जियोबाई था उसकी जान चली गई, उसको किसी ने मार डाला। बाकी लीडर हैरान कि ये कैसा हो सकता है, जियोबाई कैसा मर गया, उसको आखिर किसने मारा। तो ग्रैंड लीडर कहता है कि उसको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसको मारने वाला था मूलिन। और अब हम देख पाते हैं कि जब यूनची के ऊपर अटैक करने के लिए मूलिन आया था ना, यूनची वहां से साइड हो गया था और उसका अटैक सीधा जाकर लगा जियोबाई को, और इस वजह से मौके पर ही उसकी जान चली गई। तो ग्रैंड लीडर अब देख करना पागल हो गया था कि ये मूलिन ने अपने ही सेट के बंदे को कैसे मार डाला, जबकि उसको नहीं पता कि मूलिन से गलती हो गई और यूनची ने उसको फंसा दिया उसके ही प्लान में। यूनची मूलिन से कहने जाते कि अरे अरे मूलिन देखो तो कितनी बड़ी गलती की तुमने अपने ही सेट के यंग मास्टर को जान से मार डाला। अब जब ग्रैंड लीडर को पता चलेगा कि तुमने ही इसकी जान ली है तो वो तो तेरा गेम बचा डालेंगे, तू तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार चुका है। यूनची तो यहाँ पर खूब मजाक उड़ा था उस मूलिन का। तो देखकर मूलिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तू आखिर इतने डेंजर सिचुएशन में हंस कैसे सकता है, तुझे डर नहीं लगता कि तू यहाँ पर मर जाएगा, तूने जो हरकत की है ना की वजह से मैं तुझे बहुत बुरी वाली मौत दूंगा। लेकिन यूनची को फर्क नहीं पड़ता, वो तो अभी भी यहाँ पर मस्त हंस रहा था। तो ये देखने के बाद मूलिन अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और सीधा चला जाता है यूनची के ऊपर अटैक करने के लिए कि मैं तुझे जान से मार डालूंगा, तो बहुत हंस लिया, अब तू रोएगा। लेकिन यूनची को उससे फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी पावर का यूज करते हुए उसको खूब मारता है। और दोनों के बीच में कमाल का बैटल शुरू हो चुका था, जहाँ पर यूनची जैस्मिन से कहते हैं कि जैस्मिन इंतजार करिए कि मेरे मरने का, जल्दी आओ और अटैक करो उसके ऊपर। लेकिन जैस्मिन से पहले ही वहाँ पर कोई दूसरा इंसान आ जाता है जो सबसे पहले यूनची को वहां से साइड करता है और वो जो मूलिन था उसके ऊपर अटैक करता है। मूलिन देखकर हैरान हो चुका था कि मुझ पर किसने अटैक किया, यहाँ पर अब कौन आया है मुझसे पंगा लेने के लिए। तब जैसे ही देखता है ना यूनची, उसको पता चलता है कि यहाँ पर उसको बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि किन्युई है। वो यहाँ पर आई है यूनची को बचाने के लिए। उसको देखकर तो यहाँ पर यूनची बिल्कुल इंप्रेस हो चुका था कि फाइनली किन्युई मुझे बचाने के लिए आ गई। उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। जैसे इनको दिखाते साथ ही ये पहला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।